नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। इतिहास के पन्नों पर कई उदाहरण होते हैं जो वर्तमान के माथे पर अपनी हस्ताक्षर करते हैं, और ये हस्ताक्षर अक्सर वक्त के हिसाब से बदले हुए परिस्थितियों में इतिहास के लिए हुए सीख से बदलने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला था 2024 में, जब 3.5 दशक पुरानी बातों को याद करके भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी बना रही थी। आज भी उस स्ट्रेटजी को अगर गंभीरता से और गौर से देखें तो एक बात साफ साफ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2024 के परिणाम के बाद से एक बार फिर अपनी पुरानी जो पहचान है उसे लौटाने की कोशिश में लगी हुई है और अपने संख्या बल को उस जगह पहुंचाने की कोशिश में है जिससे वो कंफर्टेबल 5 साल तक सरकार चला सके। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया था। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट करने में नीतीश कुमार की भूमिका बहुत बड़ी थी और 1988 में भी ऐसा ही हुआ था जब वीपी सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला था। नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को, जो गैर भाजपाई दल थे, उनको जुटाने में अपनी अहम भूमिका निभाई और इस भूमिका में वो रहे तो साथ, लेकिन जब मौका आया कि उन्हें आगे इस गठबंधन को लीड करना है तो लीडरशिप उन्हें नहीं मिली और उसके बाद नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक छोड़ करके बाहर हो गए, फिर से एनडीए में चले आए और ये गठबंधन बना तो जिस मकसद से था उस मकसद पर चल रहा था, लेकिन अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। हालांकि आंशिक रूप से देखा जाए तो नीतीश कुमार ने जो चाहा था उसमें वो सफल भी नज़र आ रहे थे, क्योंकि कमज़ोर करना था भारतीय जनता पार्टी को और उसमें ये गठबंधन कहीं ना कहीं सफल हुआ। इसके बाद लोकसभा 2024 में भाजपा के खिलाफ इंडिया ब्लॉक बना जरूर था, लेकिन ये उस मुकाम को नहीं हासिल किया। वो बात हम आपको बता रहे हैं। 1989 के चुनावों तक यह असर होता दिखाई दिया था कि 1988 में क्या कुछ हुआ था। बोफोर्स घोटाले की आंच और विपक्ष की गोलबंदी से घबराए राजीव गांधी को जब अयोध्या में प्रचार कर रहे थे और वहाँ से जब लौट करके आए तो अचानक से ये सारी चीज़ें उनके सामने खड़ी हो गई। इन्हीं दिनों राम राज्य का वादा भी किया गया था, जिसे आज भाजपा अपना अघोषित लक्ष्य बता रही है। मगर विपक्ष ने ऐसा क्या किया जो इतनी ज़बरदस्त तरीके से 400 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को घुटने पर आना पड़ा। यही हाल 2024 में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की हुई थी। 300 से ऊपर सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पर आकर के टिक गई और ये इंडिया ब्लॉक के कारण ही हुआ था। कई अखबारों ने तब ये बात लिखी थी, जबकि हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया टुडे मैगजीन में 15 अगस्त 1988 के अंक में विपक्षी गठजोड़ पर एक करारा स्टोरी प्रकाशित किया गया था, जिसे प्रभु चावला और पंकज पचौरी ने लिखा था। आज का इंडिया गठबंधन भी चाहे जो हो, लेकिन तैयारियां जिस तरह से हो रही थी उसे देख करके ये लग रहा था और तब के पत्रकार और आज के वर्तमान जो पत्रकार हैं सभी ने उन चीज़ों को ध्यान से देखा था। इस पूरी कहानी में कई बातें ये देखने को मिली थी। पंकज पचौरी और प्रभु चावला अपनी रिपोर्ट शुरू करते हुए लिखते हैं कि वे सब के सब किसी उबाऊ नौटंकी के कलाकार सरीखे दिखते थे। दो टूक बात कहने वाले देवीलाल बिस्तर पर पड़े पड़े ही अपने सिपा सलारों को निर्देश दे रहे थे। चिकने चुपड़े अजीत सिंह कभी यहाँ तो कभी वहाँ फिरकनी ले रहे थे। अपनी खिचड़ी दाढ़ी के लिए मशहूर दुबले पतले चंद्रशेखर अलग ही खिचड़ी पकाने में व्यस्त थे, जबकि बीजू पटनायक के जिम में भोज वार्ताएँ आयोजित करने का काम दिया गया था और इस पूरे नाटक का नायक विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। अपने कंप्यूटर पर विपक्षी एकता के जोड़ घटाव का पेचीदा सवाल हल करने में लगे हुए थे। लगता था कि सारे कलाकार विपक्षी एकता के कथानक वाले इस नाटक को मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएंगे। ये सारी चीज़ें चल रही थी और बिल्कुल इसी अंदाज में आपने देखा होगा कि इंडिया ब्लॉक बना और ममता बनर्जी सामने आई थी। ममता बनर्जी से लेकर के अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल से लेकर के कई ऐसे दिग्गज थे जो विपक्ष में अपनी अलग पहचान बना रहे थे। उन सभी को लेकर के खड़े हो गए थे नीतीश कुमार, लेकिन वाकई चौंकाने वाली बातें नज़र आने लगी थी। इस बीच आपको बता दें कि तब क्या हुआ था। जनता पार्टी, लोकदल, कांग्रेस एस और जन मोर्चा, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं, एक बात साफ नज़र आ रहा था कि एकजुट होने की कोशिश कर रही थी और 1977 की भावना की याद दिला रही थी। इस सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही थी कि जो स्थितियां पहले हुई थी वही स्थिति कहीं ना कहीं आज भी देखने को मिल रही थी। इन सभी बातों को अगर
देखा जाए तो आज के इंडिया गठबंधन की तरह ही सभी विपक्षी पार्टियों के साथ रिश्तों की समस्या वीपी सिंह के सामने मुंह बाए खड़ी थी और आज भी स्थिति वही थी। नीतीश कुमार अलग हो गए थे इंडिया गठबंधन से और ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस के साथ जाने से एक तरह से समझिए तो इनकार कर दिया था। 1988 की रिपोर्ट के मुताबिक वीपी सिंह ने विपक्ष को 3 भागों में बांट दिया था। एक मुख्य नेताओं का गुट था, 2 मझोले स्तर के नेताओं का गुट था, तो तीसरा बची खुची पार्टियों का था। बिल्कुल इसी तरह से इस बार भी देखने को मिला है। तब मुख्य गुट में चंद्रशेखर रामकृष्ण हेगड़े, नंदमुरी तारक रामराव, देवीलाल, अजीत सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, हेमंती लाल बहुगुणा और ज्योति बासु जैसे बड़े नेता जो हैं वो प्रथम श्रेणी में खड़े थे। दूसरे गुट में भैरव सिंह शेखावत, बीजू पटनायक, मधु लिमये, मधु दंडवते, मुलायम सिंह यादव, एम करुणानिधि और प्रफुल्ल महंत जैसे सरीखे नेता थे। वहीं छोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां थे उनके सदस्य भी इस गठबंधन का हिस्सा बने थे। कांग्रेस से निकल जाने के बाद 1988 की रिपोर्ट में दर्ज है कि वीपी सिंह को जब उन्हीं की पार्टी से बाहर फेंक दिया गया था तब किसी संगठन या पार्टी ने उनका समर्थन तक नहीं किया था। लेकिन उन्होंने जब ऊंचे पद पर फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अलख जगानी शुरू कर दी तो सभी उनके इर्द गिर्द घूमते हुए और भागे भागे जैसे गुड़ पर चींटी आती है उस तरह से चले आए। 1988 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की शर्मनाक पराजय हुई और यहाँ से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। विपक्ष एकजुट होकर के और गठबंधन की राजनीति की शुरुआत करके कहीं ना कहीं सत्ता को बेदखल करने का एक नया उदाहरण सामने आ गया था। इतिहास के पन्नों पर यही लिखा था जिसे तब के ये जो क्षत्रप थे, ये नए नेता थे, वो देख रहे थे। इन सब की बातों को अगर ध्यान से देखा जाए तो वीपी सिंह यह भूमिका निभाने ही वाले थे। इसी बीच में कई तरह की बातें सामने आ गई। इस पूरे कहानी में एक बड़ा मोड़ आया जब 2024 में सत्तारूढ़ रहे भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ऐसा ही कुछ देखने को मिला। भाजपा के साथ क्या रिश्ता रखें, यह सवाल मध्यवर्गीय पार्टियों के लिए हमेशा टेढ़ी खीर रही है। इस बार भी यही बात उठी और देवीलाल ने सभी विपक्षी नेताओं को एक चिट्ठी में तफसील से लिखा था कि देश के इतिहास में इस नाजुक मोड़ पर विपक्षी एकता क्यों जरूरी है। इसकी जो शुरुआत है और इसकी तैयारी, जहां एक तरफ लंबे समय से सोनिया गांधी कर रही थी, G23 बना रही थी, तो वहीं इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं माफ़ कीजिएगा, कहीं ना कहीं शरद पवार ने भी किया था और इसके साथ साथ केसीआर से लेकर के ममता बनर्जी तक एक अलग गठबंधन बनाने की तैयारी में लग रही थी। लेकिन सफलता अंततः नीतीश कुमार को मिली। नीतीश कुमार ने सभी लोगों को, सभी दलों को एकजुट किया और उसमें से कुछ दल को छोड़ दिया जाए तो लगभग गैर भाजपाई सभी दल, लगभग 30 के आसपास दल जो हैं वो इस गठबंधन का हिस्सा बन गए। 78-79 में लिमये ने संघ वाला मुद्दा उठाकर जनता सरकार गिराने की बड़ी भूमिका निभाई थी। जाहिर है कि ये चीज़ें तो होती ही रहती है। एक बार फिर से स्थिति वहीं आकर के टिकी हुई है। वर्तमान जो सरकार चल रही है उसको सपोर्ट करने वाले 53 सांसद अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं। वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें 293 संख्या के साथ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की 240 की संख्या है और इस संख्या को कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि 32 की ज़रूरत है और ये पूरा करने के लिए उसे कई क्षेत्रीय दलों का सहयोग लेना पड़ रहा है। ये सारी बातें साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए उन 32 सांसदों का जुगाड़ करना बहुत ज़रूरी हो गया है। कभी आप देखिए चंद्रबाबू नायडू, तो कभी नीतीश कुमार, कभी चिराग पासवान, ये सभी जो हैं कहीं ना कहीं अपनी धाक और धौंस दिखाते हैं। ऐसी स्थिति में आज के एक पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और केरल के मौजूदा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की भी जिक्र बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि केरल के जो राज्यपाल हैं वो अब बिहार पहुंच गए हैं और बिहार पहुंच करके वो बिहार के राज्यपाल बन गए हैं। इसका मतलब सीधा समझ सकते हैं कि परिस्थितियां एक बार फिर से लगभग 3.5 दशक बाद उसी स्थिति में जा रही है। मंडल कमीशन भी आपको याद होगा, तो और भी कई चीज़ें आपको याद आती होंगी। जातीय संघर्ष से लेकर के बाकी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समझ में आने लगी है। बिहार में 2025 का चुनाव है और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार उन्हें फ्री हैंड दे दे और बिहार में एक बार फिर से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान कर दे। यह सुनने में लगता है कि बहुत आसान होगा, लेकिन है नहीं। 2024 में कोई भाजपा का नेता इंडिया गठबंधन के बारे में बयान दे रहा है तो
2024 के नतीजे के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई उसको एक बार फिर से देखा जाने लगा। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां और इतिहास कभी भी आपका दामन नहीं छोड़ते हैं। इतिहास के पन्नों पर जो अंकित है वो आपके वर्तमान का एक आईना होता है जिसे लेकर के आप चलते हैं। इस देश ने 75 साल की आज़ादी में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं, बहुत सारे राजनीतिक संघर्ष भी देखे हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर पलट के देखें 2.5 दशक के बाद एक बार फिर से वही स्थिति इस देश की सियासत में आ गई है। केंद्र में बैठी जो सरकार है, जो मुखिया हैं केंद्र सरकार के, वो अपने दम पर सरकार में नहीं है, उन्हें सहयोग की ज़रूरत है और उस सहयोग के 32 सीटों के जुगाड़ में कभी इधर और कभी उधर पलड़ा झुकते नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के आता है सामने। महाराष्ट्र की चर्चा खूब हो रही है, यही आपने देखा कि बिहार की चर्चा भी हो रही है और बिहार में नीतीश कुमार के 10 सांसदों के संपर्क में होने की बात की जा रही है भाजपा के। तो वहीं चिराग पासवान के भी 3 सांसदों को कहा जा रहा है कि वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो महाराष्ट्र की पूरी टीम जो है, जो टीम बी कही जा रही है, यानी कि शिवसेना की जो मूल टीम अपने आप को बताते हैं उद्धव ठाकरे, उनकी टीम और शरद पवार की जो टीम है एनसीपी की, उसको सभी को मिला करके कहीं ना कहीं बिहार वाला जो दंश है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार के अलग हो जाने या नीतीश कुमार के अंकों का जुगाड़ कर लेने से भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत हो जाएगी? ऐसा संभव नहीं लगता है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि जो काम आज तक नीतीश कुमार कर रहे हैं, अगर उनके बाद बाकी के चीज़ों को देखा जाएगा और उन्हें जोड़ा जाएगा तो वो भी तो वही काम करेंगे। यानी कि सीधे तौर पर देखा जा सकता है तो 5 साल तक ये सरकार अस्थिर रहेगी, ऐसी संभावना अभी वर्तमान में जोड़ी जा रही है। अब एक बात अलग है कि सांसदों को अपने पार्टी में विलय करा लेना या फिर जोड़ लेना, ये एक अलग कहानी रच सकता है, लेकिन जो इतिहास है, इतिहास इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां बनी हैं, जो वर्तमान बना है, वो भूतकाल के कहीं ना कहीं आप देखिए तो उसी पाथ पे, उसी ट्रैक पे चल रहा है और वर्तमान भविष्य क्या लिखेगा इस पर भी सबकी नज़र है। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने बचे हुए सांसदों का जुगाड़ कैसे करती है। इनसाइड स्टोरी में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर लगातार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681